और कोई? एनीवन? एफ स्टॉप एस आएगा। प्रिंसिपल्स, एपोस्ट्रोफ? प्रिंसिपल्स एग्जाम। यूपीएससी प्रिंसिपल नहीं, चले मान लिया मैं ये कर दे रहा हूँ, ये एक ही वर्ड है, मैं मान लिया यूपीएससी प्रिंसिपल। अब बताएं सर यूपीएससी एग्जाम्स प्रिंसिपल। आएगा वर्ड? नहीं, एग्जाम्स नहीं आएगा, एग्जाम एग्जाम तो एक ही है ना। एग्जामिनेशन सर। एग्जामिनेशन, चले मैंने एग्जामिनेशन भी कर दिया। और कुछ? और कुछ? To the एक्चुअल में post of principal. नहीं, एक्चुअल में ये सिंपल, द एग्जामिनर वांट्स टू नो क्राइटेरिया इज अ सिंगुलर, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज अ प्लूरल वर्ड, क्राइटेरिया इज अ प्लूरल वर्ड एंड क्राइटेरियन इज अ सिंगुलर, क्राइटेरियन सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम करें व्हाट आर द क्राइटेरिया, या तो मैं ये कर दूं व्हाट आर द क्राइटेरिया, या ये कर दूं व्हाट इज द क्राइटेरियन, या तो मैं ये कर दूं व्हाट इज द क्राइटेरियन। तो बेसिकली ये है सिंपल सा, ये कि आपको पता है कि नहीं पता है। अगर ये, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपको पता है तो बेसिकली वी विल डिस्कस दिस काइंड ऑफ शीट की, ठीक है। या जैसे कि मान लिया एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इट मे बी, इट मे बी, आई मीन, देखते हैं, इट मे बी न्यू टू ऑल, आई मीन टू से, जैसे मैं लिखता हूँ WHO। सर आप थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे अपना? ओके, या प्लीज, जस्ट ठीक है। यस सर। अच्छा, जैसे मैं लिख रहा हूँ WHO, FAO एंड UNESCO are some are important forums, are important forums to discuss critical issues, critical issues in the post COVID world। तो बताएगा क्या गलत है इसमें? WHO, FAO and UNESCO are important forums to discuss critical issues in the post COVID world. Anyone? फॉरम आएगा ओनली, इम्पोर्टेंट फोरम फॉरम। आर इम्पोर्टेंट फोरम। अच्छा चलें, ए मैंने ये कर दिया, ओके। चलें यहाँ पे इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, इसको W का सॉरी E सर कर टू दिया। डिस्टर्ब सर, ये वो पहले क्राइटेरिया वाला मेरा कनेक्शन लूज हो गया था इंटरनेट का, ओके, तो मैं भी सर उसको उसका दोबारा, क्या था आंसर? उसका ये था कि क्राइटेरियन जो वर्ड है ना, बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही कैटेगरी से बता रहा हूँ, जो है सिंगुलर प्लूरल कैटेगरी, सिंगुलर प्लूरल कैटेगरी। वैसे ही ये देखने में बहुत इजी लगेगा ओके। कि ऐसे एक वचन बहुवचन पे ही तो क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन किससे, ये क्वेश्चन ये चेक कर रहा है कि क्या आपके डेटाबेस में वो वर्ड है कि नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इज सिंपली अबाउट वेदर योर डेटाबेस हैज दैट वर्ड और नॉट। आपके डेटाबेस में क्या वो वर्ड पड़ा है? अगर आपके डेटाबेस में वर्ड पड़ा है, फिर उसका बाद क्या आपकी नॉर्मल डेली लाइफ में क्या वो वर्ड यूज हो रहा है? अभी मैं एक क्वेश्चन इस पे भी दूंगा कि जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो गलत है, लेकिन न्यूज़पेपर्स हम डेली पढ़ते रहते हैं, तो हमारा परसेप्शन कैसे या सबकॉन्शियस कैसे हमें धोखा दे सकता है, वो अभी मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा। तो जो क्राइटेरियन वर्ड था वो सिंगुलर है और क्राइटेरिया इज द प्लूरल। ये बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं कि क्या आपको पता है कि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में कैसे करके यूज हो रही है ये। अच्छा, इन दो सेंटेंसेस में कोई बताएगा इन दो में कौन सा सही है कौन सा गलत है? ए सही है या बी गलत है? किसी ने बताया कि सर बी, यहाँ पर फोरम आएगा। दोनों में कौन सा सही है या कोई भी सही नहीं है? एनीवन? सर फोरम तो प्लूरल ही है ना वर्ड? ये आप मुझे बताएं। सर फोरम्स होगा ना? फोरम तो ये लिखा, तो ए सही है या बी सही है? बी इस तरह के क्वेश्चंस यू वुड सर फेस। ए ए सही है? सर आई अच्छा, थिंक बी। अभी देखिए 31 लोग हैं हमारे, 31 पार्टिसिपेंट्स हैं इस ग्रुप में अभी। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर देयर ओपिनियन। किसी को अगर इंग्लिश आती है, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू जस्ट टेल द आंसर। आई जस्ट I वांट दिस think टू B. बी इंटरेक्टिव। सही हो गलत हो कुछ भी बताइए, B. बिकॉज़ अगर आप नहीं बताएंगे तो ओके ठीक है। शिवानी ने बताया बी। एनीवन एल्स? एनीवन जस्ट स्पीक। सही हो गलत हो डजंट मैटर ना, वी आर ऑल Sir, B. अंडरस्टैंडिंग। बी। अच्छा, और बताएं, मनवीर जी ने बताया बी। एनीवन एल्स प्लीज? देयर 31 स्टूडेंट्स। बी सर, बी। बी, ओके। शिव जी बता सर रहे हैं इट बी। विल बी एनीवन? बी। बी, ओके। और बताएं, छवि जी भी बता रही हैं बी। एनीवन? जस्ट B is the right answer. बी विल बी द राइट आंसर, ओके। यानी मैंने दो ही दिए थे। अच्छा, नन इज द राइट आंसर, कोई भी नहीं है इन दोनों में से, कोई भी आंसर नहीं है आपका, सर ठीक है। इसमें सारे WHO के ही हैं, ये सारे WHO, FAO एंड यूनेस्को। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, बेसिकली है तो, लेकिन अलग अलग बॉडीज है ना, आती भले ही उसमें होगी, लेकिन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है पार्ट उसी का, लेकिन अलग अलग फोरम्स है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर नहीं है कैच, कैच यहाँ पर नहीं है
कि बेसिकली इंग्लिश का क्वेश्चन है, जीएस का नहीं बनेगा। लेकिन मैं यहाँ क्या समझाना एक और पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस देके कि एग्जाम में अगर नहीं आएगा हमें, वी वुड सिंपली स्किप द क्वेश्चन। अगर यूपीएससी ने नेगेटिव रखी और अगर आप एक भी क्वेश्चन करके चले आए, इट वुड बी अ डिजास्टर दैट। तो जैसे कल मैंने बताया था कि इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट यू नो एवरीथिंग। मतलब ये आज के एग्जाम्स मैंने जैसे कल बताया था, इस पे नहीं डिपेंड करे कि आपको कितना आ रहा है या कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। इट इज मोर अबाउट नोइंग दैट which questions you have to skip actually. It is just like, I mean, become like a political situation. I mean, people are concerned with their own vote banks, but they're also concerned about the opposition party's vote bank. That if the opposition party or if any XYZ party's vote bank is split, then they are ultimately leading to win. Everyone is using this strategy. You have to use this strategy in examinations as well. आपको ये बिल्कुल चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इनफैक्ट आई वुड टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन एन एग्जामिनेशन। आई गॉट बेसिकली क्या था कि मैथ्स के 100 क्वेश्चंस थे। I was all very much comfortable in that exam. मैंने 90 क्वेश्चंस कर लिए, बहुत अच्छे किए। लेकिन क्या किया मैंने, लास्ट के 10 क्वेश्चंस में मुझे लगा टाइम कम है और मैं पीछे से करना शुरू कर देता हूँ 100 से। Am I audible? Yes. तो उस एग्जाम में मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग कितनी डेंजरस हो सकती है। ओके, तो फिर मैंने क्या किया कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस थे, मैंने कहा 100 से करना शुरू कर देता हूँ मैं। मैंने 100 किया, 99 किया, 98, 97, 96 और बिल्कुल 5-7 मिनट बचे हुए थे, सारे के सारे मैं ओएमआर में जल्दी से फिल कर रहा था। और जैसे ही मैंने 96 क्वेश्चन किया, उसके ऊपर लिखा था फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड ओनली, एंड आई जस्ट गॉट ब्लैंक। वो क्वेश्चन और फिर से उसके ऊपर लिखा था 199 फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड ओनली, और उसके ऊपर फिर से लिखा हुआ था 100, 99, 98, 97, 96। तो मैं एग्जाम में क्या कर गया, वो विजुअली हैंडिकैप्ड वाले क्वेश्चंस मैंने 5 कर दिए। फिर जैसे ही मैं एकदम हड़बड़ा गया, फिर से मैंने क्वेश्चन पेपर पलटा और फिर से 2-3 क्वेश्चंस किए ताकि मेरा नेगेटिव बैलेंस हो जाए। और वो 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 5 से 10 और 0.5 की नेगेटिव थी, तो मेरे कितने चले गए, 12.5 चले गए ना। 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे डाटा इंटरप्रिटेशन के इजी थे। तो सर अगर आपका राइट था और आपने अटेम्प्ट किया तो भी आपको नेगेटिव मिलेगा? नहीं, वो एक्चुअली में मेरे थे ही नहीं, वो विजुअली हैंडिकैप्ड के क्वेश्चंस थे, वो मुझे करने ही नहीं थे। और मेरे जो क्वेश्चंस थे वो जैसे ही मैंने पेज पलटा, आखिरी पेज आया, मैंने 100, 99, 98, 97, 96 और 96 के ऊपर लिखा फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड ओनली, और उसके बाद फिर से 100 से शुरू था। आई सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच वर मेंट फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट्स। और अब क्या कर सकता, ओएमआर में मैं फिल कर चुका था, फिर से मैंने 1-2 क्वेश्चन किए। तो अब देखिए, अब फिर मेरा जो फाइनल स्कोर था, माय स्कोर वाज 391.75 एंड कट ऑफ वाज 392.5। कैन यू इमेजिन द ग्रेविटी, 392.5 कट ऑफ वाज। कितना डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस हो गया, माइनस करिए कितना हुआ, 0.75, 1.25 अगर मैं वो क्वेश्चन छोड़ भी देता, मैं करता भी नहीं, तब भी आई वाज गेटिंग अ पोस्ट, बट आई सॉल्व्ड इट। और मेरे 2.5 वो तो सही, मैं छोड़ भी चला था ना, तो मेरे 2.5 एटलीस्ट मेरे नेगेटिव 2.5 नहीं होते, -2.5, एंड माय मार्क्स वर 391.7 and 392.5 was the cutoff. And I lost my mind. I cried out loud. So this makes the scene typical. Are you getting the gravity of the negative marking or not? Am I audible, right? We just keep nodding in between because my internet is. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. You have to be ये example मैंने इसलिए narrate किया, you have to be very cautious. And I was all broke when I saw the result 391.75. Had I left all those questions, I would have definitely qualified it. कोई ना कोई पोस्ट तो मिलनी ही थी, but nothing happened. So आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे मैथ्स का, चाहे जीएस, चाहे रीजनिंग। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें नहीं करना है, लेकिन हाँ, कब करना है, अगर हम 4 ऑप्शंस में से एक भी एलिमिनेट कर ले गए तो आपके अंदाजा या तुक्का लगाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बात समझ रहे हैं? अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो आपके सही होने के चांसेस कितने हैं, 25%। बात समझ रहे हैं? और गलत होने के चांसेस कितने हैं, 75%। यही तो है ना, एक ही ऑप्शन तो सही है ना। अगर आपने एलिमिनेट कर दिए 2 ऑप्शंस, अगर आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 50%। अगर आपने सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे कि देखो गंगा जो है नॉर्दर्न इंडिया में है, ओके, एंड गोदावरी सदर्न इंडिया में है, अगर आप इतना एलिमिनेट कर लेंगे किसी क्वेश्चन में कि नहीं देखो गंगा तो नॉर्दर्न इंडिया में है, तो गंगा की तो बात नहीं हो रही। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर गए, अब मैं जरूर कहूंगा कि अब आपको बिल्कुल वेट नहीं करना, अब आपको तुक्का लगाना है और लगा के चले आना है। इज दिस क्लियर? ओके, Yes, sir. अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा बैठ रहा है तो फिर भी बिल्कुल ट्राई नहीं करना, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चंस में आप अगर आप श्योर हैं कि आपके अच्छा अटेम्प्ट हुआ है और एक आध क्वेश्चंस में आप रिस्क खेल सकते हैं, तो आई वुड से कि वो उसमें
उसमें से भी छांटना है। मतलब अगर आपने देख लिया कि यार ये 10 क्वेश्चन मुझे हल्का सा आइडिया है, जैसे अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे ना, जो सिविल सर्विसेज का भी होता है, 30 क्वेश्चन 100 में से 30 ही क्वेश्चन लोगों को आते हैं। 30 से 35 सवाल उनके देखे हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं 100 में से, लेकिन 30 पे कट ऑफ नहीं निकलती। 30 पे क्वेश्चन, 30 पे कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही, 200 में से 60 पे नहीं होती, कट ऑफ हो रही है 90 पे, 100 पे, 102 पे, 105 पे। तो उन्हें 55 नंबर के आसपास, उन्हें 55 से 60 क्वेश्चन करने हैं। और ये यूपीएससी का हर जगह है, चाहे वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे ये आपका होगा। तो उसमें करना क्या है कि जो बाकी क्वेश्चंस हैं 20-25 सवाल, इसको आपको अपने दिमाग से करना होता है। तो दिमाग से कैसे करेंगे कि अगर आपको रिस्क भी लेना है और तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको टटोलने हैं आपको क्वेश्चंस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आपको क्वेश्चंस टटोलने हैं कि कौन से क्वेश्चंस में आप ज्यादा सहज हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और वो क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई आइडिया नहीं मिल रहा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे इस क्वेश्चन, बिकॉज इसका आंसर, क्योंकि देखो 30 लोग हैं, तकरीबन 10 लोगों ने कहा कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, और दोनों के दोनों गलत हैं। और आजकल एग्जामिनेशन एजेंसीज का ये है, उन्हें सिर्फ उसी स्टूडेंट को छांटना है जो जरा सा अनकॉन्शियस है, बस वो उसी को पिक करना है जो बिल्कुल कॉशियस होकर है। इसमें है कुछ नहीं, बेसिकली इसका आंसर ये है कि फोरम्स, ये जो वर्ड है ना फोरम्स, ये फोरम नहीं होता, फोरा होता है बेसिकली, इंटरनेशनल फोरा। फोरा इज अ प्लूरल वर्ड, ओके। इसमें भले ही ना दिखा रहा हो, ये रेड कर रहा हूँ, बट फोरम्स का प्लूरल है फोरा। इज दिस क्लियर? So WHO, FAO and UNESCO are important fora to discuss critical issues in the post-COVID world. Is it clear now what I want to convey? Yes, sir. Yes, sir. हमें ये पता सबको है, we have to just, I have to brush up your skills and your question solving strategy. बस यही करना है, कुछ नहीं करना. This is what this class, these classes would help you. तो अब जैसे इस पे आ जाएं, तो ये हम एक शीट डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें देखता हूँ मैं डेटा, अगर मैं बोलूँ डेटा, एक्सक्यूज मी, फोरम्स प्लूरल वर्ड नहीं होगा? फोरम्स भी कई जगह होता है, कई जगह फोरम्स भी है और कई जगह फोरा भी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये हम इसको वो मानेंगे कि नहीं, फोरा ही, एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द वर्ड फोरा एंड नॉट अबाउट फोरम्स। फोरम्स होता है, फोरम्स और फोरा दोनों ही लिखे हुए हैं, तो हम किसको सही मानेंगे? हम फोरा को मानेंगे, बिकॉज एग्जाम में आप देखेंगे ना, चूज द बेस्ट ऑप्शन लिखा होता है, चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो फोरा इज द फर्स्ट आंसर, और अदरवाइज उसके बाद अगर नहीं है तो फोरम्स वुड बी द आंसर। लेकिन जैसे इसमें क्या है, इसमें क्लियर कट नहीं है, फोरम्स और फोरा दोनों यूज करते हैं। बट लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे डेटा हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, these days data has become very important in day to day governance। आपको सेंटेंस दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको दिख रहा है? Yes, sir. These days data has become very important day to day governance। अब देखिए, अगर ये सेंटेंस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो ये गलत है, बिकॉज द वर्ड डेटा इज डेटा प्लूरल वर्ड है। इट इज अ प्लूरल, लेकिन डेटम इज अ सिंगुलर वर्ड। लेकिन कभी भी याद आ रहा है आपको अपनी मेमोरी में, कभी भी डेटम वर्ड आपने कहीं पढ़ा हो? आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ा होगा, कभी भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मतलब नॉर्मली होता क्या, जैसे एक आजकल बहुत एक सेंटेंस बोला जा रहा है, डेटा इज द न्यू ऑयल। ये मैंने कल की क्लास में एग्जांपल भी दिया था, डेटा इज द न्यू ऑयल, ये अक्सर करके सेंटेंस में आ रहा है। आप इसको समझ रहे हैं ना, इसकी ये क्या सेंटेंस क्या कन्वे करना चाह रहा है? ये सेंटेंस ये कन्वे करना चाह रहा है कि किसी फर्म के पास, किसी भी कंपनी के पास अगर आज डेटा है ना, तो वो रिच कंपनी है बेसिकली। डेटा इज द न्यू ऑयल। जैसे एक ऑयल, यहाँ स्मॉल नहीं होगा यहाँ पर, जैसे एक समय में क्या था कि ऑयल से पूरी इकोनॉमी रेगुलेट हो रही थी, और ऑयल को जो मैनिपुलेट कर पा रहा था वो कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप कर गई। आज के टाइम में डेटा जिस कंपनी के पास है, वो डेटा जिन कंट्रीज के पास डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, वो प्रोग्रेस कर रही हैं। तो अगर आप ये सेंटेंस न्यूज़पेपर के हिसाब से देखेंगे तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, डेटा इज द न्यू ऑयल। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से देखेंगे तो ये गलत है। क्या होगा? डेटम इज द न्यू ऑयल। आर यू गेटिंग दिस? या डेटा आर द न्यू ऑयल। लेकिन ये टिपिकल ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा पढ़ना, बिकॉज ये डेली लैंग्वेज में नहीं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा स्प्लिट है कि एक्चुअल में ग्रामर क्या कह रही है और डेली यूसेज में क्या आ रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम एक बार समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे करना है। इज इट क्लियर? एनीवन? सर, फॉरम्स और फोरा का जो तो आपने कहा था कि ए और बी आपने ऑप्शन दिए थे, और फिर का ए इज नॉट द राइट आंसर, बट प्लूरल आप अभी कह रहे हैं कि फॉरम्स भी होता है जी। तो फिर सर मैंने वो क्यों ऑप्शन दिया था? हाँ, इसलिए दिया था, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट बाय गिविंग दैट क्वेश्चन कि अगर आंसर नहीं है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता होता है कि फोरम और फोरम्स में दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग समबडी टू से कि दोनों ऑप्शन गलत हैं, कोई भी आंसर नहीं है। ओके, आई जस्ट मतलब आप
हाँ, किसी मैं और ये एग्जाम जानना चाह रहा था कि इसमें दोनों गलत हैं, बट somebody chose A, somebody chose B. None of you has said कि इसमें से दोनों गलत हैं. तो I just wanted to clarify this by giving an example. Okay. आगे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें none of these भी ऑप्शन में होगा. I mean formulated that question in a way just to kick your mind, nothing else. Okay. Okay. Is it clear? Should I move ahead? आगे चलें. Yes, sir. तो कल हमने देखी थी बेसिक डेफिनेशन. अच्छा, मैं अपने क्लास का एक ये कह रहा हूँ, हमें पहले अनलर्न करना है और किसी भी चीज को हमें ऐसे समझना है कि हम छोटे से बच्चों को कैसे कन्वे कर पाएंगे. जैसे कि वर्ब का मैंने बताया, वर्ब हमें किसी भी छोटे से बच्चों को कन्वे करना होगा तो मैं बोलूंगा एक वर्ड सुन के आपको लगेगा कि यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू एन एक्शन. ओके, और समथिंग एक्शन हैज बीन डन अपॉन यू. तो जैसे फॉर एग्जांपल द बेबी इज अस्लीप, द बेबी इज स्लीपिंग, तो वो वर्ब हो जाएंगे. तो अब जरा इस अच्छा एडजेक्टिव का मैंने सिंपल एक ही डेफिनेशन कल बताया था कि हम एडजेक्टिव की वो विशेषता वाली नहीं देखेंगे कि वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव दोज वर्ड्स. हम सिंपल से ये की देखेंगे दोज वर्ड्स व्हिच ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. हम यही वाले डेफिनेशन लेके चलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो एक थोड़ा सा एक ये पैराग्राफ है, हम इसको देखते हैं. इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, देखें ये पैराग्राफ. अब देखते हैं जरा. इंडिया हैज अ वेरी यूनिक जियोडाइवर्सिटी. हम इसमें देखेंगे हमारी वोकैबुलरी पे क्या अप्रोच रहेगी. कोई मुझे बताएगा कि जियोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? इंडिया हैज अ वेरी यूनिक जियोडाइवर्सिटी. different flora and fauna, like in that way. ओके, डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना. ओके, तो वो तो फिर बायोडाइवर्सिटी होती है. Sir, I think Yeah. Geo means geo related with earth. I think it is related with rocks and soils and all. Geographical. हाँ शिवानी जी आप बताएं पहले. Sir, I think geographically diverse conditions. geo means earth. I think it is related Yeah. with soils, stones Anyone and else? all. Mountains Diverse and climatic conditions. TG said Soil quality of not water. climatic. It's I think rocks and salts and mountains, coastal land. Every geographical condition. महेंद्र जी सर आप कुछ बता रहे हैं. महेंद्र जी आप कुछ बता रहे हैं. Sir, it includes every geographical condition, maybe Every quality of water, rocks, ओके ओके and quality of the Okay. soil or anything. अच्छा, जैसे आपने आंसर दिया महेंद्र सर, आपका बैकग्राउंड क्या है? आई मीन आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? Sir, I am PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sakartha. ओके, पीजीडी कंप्यूटर साइंस. ओके, अच्छा जैसे एक चीज ये देखते हैं, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, सम ऑफ यू सेड कि इट इज रिलेटेड विद फ्लोरा एंड फाउना. तो वी हैव टू लिस्ट इन आवर माइंड दैट होगा क्या कि जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले जो हमारी डेटा जो हमारा लिस्ट है, डेटाबेस है हमारे दिमाग में, सबसे ऊपर जो उस स्टॉक में सबसे पहला जो वर्ड है ना, हम उसको थ्रो करना है. हमारा दिमाग क्या करेगा, उसको थ्रो करने की कोशिश करेगा. एंड वी हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट. क्योंकि क्या होगा एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करेंगे और ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, हमारा दिमाग सबकॉन्शियस सबसे पहले वो ऑप्शन थ्रो करेगा जो हम डेली पढ़ रहे हैं, और वही मिस्टेक हो जाएगी. यूजुअली कहा यह जाता है टीचर्स जो सबसे गलत ऑप्शन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. रेशियो प्रोपोर्शन जो आप मैथमेटिक्स की क्लास में करेंगे और मान लिया ये आया कि A:B, एक मैं क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे डिजाइन होते हैं एग्जाम में. A:B कुछ दिया हुआ है, A:B की वैल्यू दी हुई है, B:C की वैल्यू दी हुई है, B:C की और C:D की वैल्यू दी है. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में. और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है D:A का मान क्या होगा, D:A की वैल्यू क्या होगी. आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? कि क्वेश्चन क्या है? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. क्वेश्चन दिया हुआ A:B कुछ भी दिया हुआ है, मैंने इमेजिन कि कुछ भी दिया हुआ है, लाइक यू कैन से कि 1:2, यू कैन से कि 1:2 दिया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं. और B:C 3:5 दिया हुआ है, और मान लिया ये दिया हुआ है C:D 7:9. अब एग्जाम में क्या पूछा है, D:A क्या होगा. और पता है सबसे पहले A ऑप्शन क्या होगा? A ऑप्शन में वो वैल्यू होगी जो कि A:D की आ रही होगी. आर यू गेटिंग मी? जस्ट ट्राई टू गेट की ऑप्शन कैसे डिजाइन. क्वेश्चन में पूछा है D:A क्या होगा, लेकिन उसने जो पहला ही ऑप्शन रखा है ना एग्जामिनर ने, वो रखा है A:D. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि अगर D:A आना है 5:3 आना है, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, ये सही आंसर नहीं है, या X:Y आना है, चलो ऐसे कर लेते हैं. अगर मान लिया X:Y आना है, तो पता है A ऑप्शन क्या होगा? A ऑप्शन होगा Y:X. आप हैं जल्दी में और D ऑप्शन दिया होगा B:C:D, D ऑप्शन में दिया होगा A:X:Y. आप हैं जल्दी में, फौरन आपने एग्जाम मतलब पेपर पे आपने सॉल्व किया, A:2 की D वैल्यू आई और फौरन A टिक कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू दी हुई A:D की, और एग्जामिनर ने पूछा D:A. तो वी हैव टू रिमेन कॉशियस
कि जैसे ही ए ऑप्शन होगा ना, वी हैव टू कीप आवर माइंड इन चेक कि नहीं दोबारा देखना है। और कई सारे क्वेश्चंस मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से सही हुए कि पता चला 2:3 आंसर आया, मैं जस्ट टिक करने वाला था, फिर मैं देखा कि पूछा क्या है, दोबारा देखता हूँ और पता चला 3:2 आंसर था, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये मैंने इसलिए बताया कि देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन जियोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं कि कैसे, तो ये हमारी वोकैबुलरी की अप्रोच रहेगी। जैसे कि मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में कि अगर मैं देखूं मेडिटेरेनियन क्या है कि मिड प्लस टेरेन, यही है ना, यही बताया था मैंने उस दिन, जो लोग क्लास में होंगे, मिड प्लस टेरेन। और इसका मतलब मैंने बताया था कि मिड का मतलब जमीन, टेरेन का मतलब लैंड, और मिड का मतलब बीच में। अच्छा, फिर मैंने इसका बताया था कि देखो इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, मैंने इसकी फोटो भी दिखाई थी उस पे वेबसाइट पे, कि अगर आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी बेसिकली अफ्रीका और दो लैंड मासेस के बीच में, तो भूमध्य सागर, हिंदी में भी यही है कि भू प्लस मध्य। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इस, तो ये हमारी वोकैबुलरी पढ़ने की अप्रोच रहेगी, हम वोकैबुलरी भी देखेंगे। और इनफैक्ट एक कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मिसस्पेल्ड के 2 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन इंग्लिश में से आने हैं ना, आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन मिसस्पेल्ड में से आएंगे। क्या है मिसस्पेल्ड? है कुछ नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपसे एक स्पेलिंग पूछूं, जैसे ये तो वो है MS वर्ड है, ये है कि बेसिकली जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये MS वर्ड है, थोड़ा सा वो अपने आप बता देता है कि क्या सही है क्या नहीं है। ओके, अगर जैसे मैं पूछूं वैक्यूम, इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है, कोई बताएगा? फर्स्ट वन सर। Second. एनीवन? So second, vacuum. Second. Second vacuum. It's the first one sir, first one. Anyone else? B sir, second one. सेकंड वन, हाँ जल्दी बताएं। और कोई? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। ओके, अच्छा, अगर 10 लोगों ने अपना आंसर बताया ना, तो 3 लोगों ने बताया फर्स्ट। और अच्छा, मैं इसीलिए यहाँ से कर्सर नहीं हटा रहा था बिकॉज वो रेड फ्लैग कर दे रहा है। दिस इज फर्स्ट वन, आई मीन वैक्यूम की स्पेलिंग सही है फर्स्ट वन, और ये गलत है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, हम पता नहीं क्यों इमेजिन करते हैं कि वैक्यूम में डबल सी आएगा। आई डोंट नो व्हाई डू वी इमेजिन, बट एक्चुअल में वैक्यूम का सही स्पेलिंग है VSC, वैक्यूम होता है, वैक्यूम, वैक्यूम नहीं होगा, वैक्यूम होगा। तो ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा, तो वी विल गो थ्रू एक हमारे पास ऐसी शीट है, ये पूरा जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ये मेरे उस टाइम का डिजाइन किए हुए हैं, मैंने खुद के हैं ये। या फॉर एग्जांपल अगर मैं, चलें वैक्यूम तो बता दिया, कोई एक जरा ये बताएं SO, मैं यहाँ नोटपैड खोल लेता हूँ तब थोड़ा सा इजी होगा, बिकॉज नोटपैड में ऑटो करेक्ट काम नहीं करता। फिर आई वुड आस्क कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। आपको लगेगा इजी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं ये क्वेश्चंस। सबकी स्क्रीन दिख रही होगी, तो ज़रा एक ये बताएं कि एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, SOVEREIGNITY, SOVEREIGNTY, फॉन्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, अब दिख रहा है? Yes sir. हाँ जी। ये थोड़ा सा और बड़ा कर दो सर। म्यूट योरसेल्फ बिकॉज़ बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है और सुनाई नहीं देता। प्लीज सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए फॉन्ट साइज। ओके, अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। आई मीन यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज, आप फौरन अनम्यूट करिए, अपना आंसर रेस्पॉन्स दीजिए, फिर से म्यूट कर लीजिए। दिस वे वी वुड, आई मीन, गेट योर आंसर्स एज वेल, एंड जस्ट अनम्यूट एंड फौरन म्यूट कर लीजिए आप इसको। दिख रहा है स्क्रीन पे? सर द मिडिल वन इज करेक्ट। Second one, sir. सेकंड मिडिल वन इज करेक्ट। सी, ओके, और कोई? ऑप्शन सर द मिडिल वन इज करेक्ट। फर्स्ट वन इज करेक्ट। B sir, B. SOVEREIGNTY, sovereignty is correct. कौन सी सही है? बी सही है? कितने लोग कह रहे हैं अच्छा बी सही है? B. B. B, sir, B. अच्छा चलें, Sir, Okay, first अब ये is the बता correct दीजिए। one. First one is the correct one. इसमें बताएं कौन सी सर सही है? ऑप्शन B, SOVEREIGNTY. ओके, किसी ने कहा फर्स्ट है, किसी ने कहा सेकंड है। अच्छा, इसमें कौन सी है सही? सर बी Middle में? one. B. Sir, B1. B. ओके, E1? Sir, B. just bring it down. It's not visible. B sir. Okay, is it visible now? सर बी सही है। It's visible.
B1, सही है। LOYALTY. Answer B, sir. B. देखिए हर क्वेश्चन में LOYALTY. हर क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 30 स्टूडेंट्स हियर, आई मीन 30 पार्टिसिपेंट्स इन दिस क्लासरूम, और हर क्वेश्चन में 3 या 4 लोग हैं जो गलत बता दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें तो ये सही है, लॉयल्टी दिस इज राइट, और इसमें ये सही है, बी सही है, दिस सोवरेनिटी इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, अच्छा एक और पूछता हूँ, जैसे कि एक ये बताएं, FOURTY एंड FORTY, कौन सी स्पेलिंग सही है दोनों में? सर सेकंड वाली। Sir, bring it to the middle, sir. It's not visible. Second one. Second one is correct. Second one. Second Sir, one. it's not visible. Second one is correct, sir. ओके, सर आई थिंक बोथ आर करेक्ट क्योंकि बच्चों को दोनों ही बताते हैं। Second is the No, correct no. one. Second Sir, one bring is it to the correct. middle. It's not visible. And the picture में first one is okay, correct. just a second. I'm bringing this to middle. Which is correct? Second Sir, one. 40 FORTY is correct. इसमें सेकंड वन करेक्ट है और इसमें Second one is correct. And इसमें fourth first one one. NINTY. First one. First one, sir. 90 first one. NINTY. NIN. 90 चलें, अच्छा, एक ये बताएं, अब मैं फाइनल पूछ रहा हूँ, एक्चुअल में आता है, वो एग्जाम में नहीं आता। आई मीन जस्ट आई मीन वार्मिंग यू अप। ये बता दें जरा। This one is wrong. Wrong spelling. It's also wrong. 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 Wrong This one again. is correct. Wrong. Last one is correct. Last one is correct. Okay. No. और कोई? Last one is correct, The sir. last one is correct. No. अब No. इतने- No. No. इतने सारे कॉम्बिनेशन लिख के मैं भी कंफ्यूज सर नो वन इज करेक्ट। No one is Sir, correct. Correct, sir. कोई भी करेक्ट नहीं है। Sir, No all one are is- wrong, sir. ये Double S. Double S. Last में No, double sir, S. none of these is This correct, one sir. is None also of these. wrong. None of these. ये सही है क्या जो मैंने ये No, लिखी no, है? no, sir. None No, of no. these. Last one should have double S. Double R. सर No, फर्स्ट double वाला S. सही है। Double अच्छा, S. ये नहीं। ये सही No, है? none of Yes, them. sir, ये वाला ठीक है, last one. अब ठीक है? Yes, sir. टिप्स वाला ये ठीक है? अच्छा Sir, चलें। none of these is No, no, correct. sir, last No, one no. is correct right now. ओके। सर ये फर्स्ट वाला सही है। अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कौन सा सही है। सर अच्छा फर्स्ट चलें, वाला सही है। कोई बात नहीं। अब इसमें देखते हैं No. एक और। No. Sir, last में S आना चाहिए, double S, last spelling में। आई मीन ये सही होगी ना फिर? ये वाली सही होगी फिर? सर फर्स्ट वाली सही है। Sir, none of these is correct. All are wrong. नहीं Sir, ये वाला ठीक है, A. C, ये ठीक है सर। let me name these C and D and this is E. Which one is correct? Anyone? सर ई वन इज करेक्ट। ई A is the correct one. ए सही है ई सर। इज करेक्ट। चलें A, sir. थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। This one is A correct. is the correct answer. A is the correct answer. None of these is correct. No, madam. All are wrong. इसमें बताएं। सर अब आप ही बता दीजिए प्लीज। बताइए कौन सा सही है? Sir, D option is not visible. Sir, E is correct. Sir, अच्छा इसमें A and D. हैरेसमेंट, इसमें बताएं हैरेसमेंट में। Harassment is correct, sir. हैरेसमेंट में ए सर। Sir, A. A is the same one. Harassment is दोनों correct, sir. ठीक होंगे. First one. First First one. and last. Harassment is the first one. HARASSMENT is correct. ओके, इसमें कौन सी करेक्ट है? HARASSMENT is correct. First क्या and है double last. दोनों सेम है. अच्छा ओके, हाँ फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है। आई मीन दिस इज राइट। सो देखो इसमें जब हम एक बार ये पढ़ लेंगे, आई मीन अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गया इतने सारे कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करके। ओके, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू द अप्रोच। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछ लिए तो बहुत ज्यादा, जैसे एम्बैरेसमेंट की होती है डबल आर डबल एस और हैरेसमेंट की होती है सिंगल आर एंड डबल एस। ये होता है, हरासमेंट में सिंगल आर है डबल एस है और एम्बैरेसमेंट में डबल आर डबल एस है। ओके, Yes. डबल आर डबल एस है। जैसे अगर आप हरासमेंट में देखेंगे, Sir, harassment में Single double S, सिंगल आर double डबल S एस एंड ई में एम्बैरेसमेंट डबल आर डबल एस है। ओके, तो अब आप देखेंगे कई सारे लोग गलत हैं, कई सारे स्टूडेंट्स गलत हैं इसमें, जो ये बता रहे हैं कि बेसिकली इसको याद ऐसे ही रखा जाता है कि हरासमेंट में सिंगल आर डबल एस और एम्बैरेसमेंट में ई इज द राइट आंसर, डबल आर एंड डबल एस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? स्पेलिंग इज नॉट द बिग इशू। पता है इसमें करना क्या है, ये स्पेलिंग्स कैसे होंगे, ये एक पूरी शीट है, ये पूरी शीट है, ये हम पूरी शीट एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कशन करने के बाद ये एक एक स्पेलिंग आप लोग एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स लिख के देखेंगे, तो होगा क्या कि आपकी फिंगर्स पे आ जाएगी।
तो जब आप एग्जाम में जाएंगे, जैसे ये मैं क्यों दे रहा हूँ दोनों, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हाई प्रोबेबिलिटी है इन दोनों में से एक गलत होगा आपका। Are you getting my point? It is just I mean trying to confuse your brain. इसमें से इन दोनों में से ये बहुत कम पॉसिबिलिटी कि दोनों सही हो के आए, बिकॉज इसमें एम्बैरेसमेंट में डबल आर डबल एस है और हरासमेंट में सिंगल आर और डबल एस है। इज इट क्लियर कि क्या करना चाह रहा है एग्जामिनर, आई मीन क्यों करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज इट इज अबाउट हाउ प्रिसाइज यू आर। तो हम करेंगे क्या, इस शीट को बेसिकली, इस शीट को एक बार हम पूरा देख लेंगे कि कितने स्पेलिंग्स हैं। जैसे ये तो इजी था, इजी स्पेलिंग है, लेकिन जैसे अगर मैं पूछूं एक ही स्पेलिंग है, देखें जरा, GUARN गारंटी, GUARANTY, कौन सी सही है इसमें? फर्स्ट वन सर, दोनों रॉन्ग है। oh no, दोनों रॉन्ग है सर। GAU दोनों रॉन्ग है। श्योर ये होगा? First one is correct. Which one is correct? First one is correct. Sir, second one is correct. GUARANTY. Second one is correct. Anyone else? No, no, Anyone no, else? no. सर फर्स्ट Second one is correct. अब देखिए, सर फर्स्ट वन इज करेक्ट। लेट मी टेल यू, पता है क्यों कंफ्यूज हो रहा है? हमें स्पेलिंग तो देखना, फर्स्ट वन इज करेक्ट, एक्चुअली दिस इज करेक्ट, लेकिन हम देखते हैं कि कंफ्यूज क्यों हो रहा है। आई जस्ट वांट टू आई मीन डिलीनिएट द कंफ्यूजन इन योर ब्रेन। हम बस ये देख लेना कि हमारा दिमाग कहाँ धोखा कर रहा है। बेसिकली हमारा दिमाग हमें धोखा यहाँ दे रहा है, वारंटी पे धोखा दे रहा है। वारंटी की स्पेलिंग में डबल आर और TY है। इज इट क्लियर? वारंटी में डबल आर और TY आ रहा है, लेकिन गारंटी में TEE आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वारंटी में डबल आर है और सिंगल में, लेकिन अभी क्या करें, जब एग्जाम में प्रेशर है, एग्जाम टाइम में टाइम कम है, टाइम क्रंच है, तो आपका दिमाग दोनों को कंफ्यूज कर दे रहा है। जैसे कि अच्छा एक चीज ये बताएं, इज इट क्लियर? ये स्पेलिंग सबको समझ में आ गई? लास्ट हम देखेंगे, फिर हम पैराग्राफ पे चलेंगे। गारंटी में तो ये है। Yes. जैसे अब जरा एक चीज ये बताएं, सबने पढ़ा होगा गॉड इज बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल, सबने पढ़ा होगा, या बेनिफिशिएंट छोड़ दें, मैग्निफिशिएंट तो सबने पढ़ा है ना? मैग्निफिशिएंट Yes sir. कौन सी स्पेलिंग सही है? मैग्निफिसेंट सही है? कौन सी इन दोनों में कौन सी सही है? या अच्छा Second one. Second one. Second one. सर फर्स्ट वन। सेकंड कौन सी सही है? Second one. Second one sir. Second is correct. First one, first one. फर्स्ट वन इज करेक्ट। So second is the right answer. Second is the right answer. Second one sir. Second. सेकंड सही है सर। ओके, सेकंड सही है। अच्छा अब देखिए, मेरे ख्याल से 10 या 15 रिस्पॉन्सेज जो आए हैं ना, उसमें 3 या 4 मुझे आवाज ऐसी लगी जिन्होंने कहा कि फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी बहुत हाई चांसेस हैं कि उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन हम ये पहचानना ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में इसकी स्पेलिंग पड़ी हुई सफिशिएंट, हमारा सबकॉन्शियस हमें यहाँ धोखा कर रहा है। एक्चुअल में सेकंड इज द राइट आंसर, ये गलत है। मैग्निफिसेंट गलत है, ये दोनों भी गलत है। मैग्निफिसेंट होता है, लेकिन हमारे दिमाग में स्पेलिंग किस चीज की? सफिशिएंट की। ये दोनों हमारे दिमाग को एग्जाम टाइम में प्ले कर रहा है हमारे साथ, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? So what we'll do is we'll just go through this sheet. We'll just delineate all these words and we'll simply say कि नहीं यार ये गलत है और ये सही है. Is it clear now? Are you getting कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में? Okay. Yes sir. चलिए हम आते हैं दोबारा इसी पे। तो ये बेसिकली है वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी का पोर्शन है, लेकिन है बहुत इजी। सिर्फ करना क्या है, हमें एक बार पढ़ लेना है। We just have to go through this. India has a very unique geodiversity. अच्छा एक चीज जरा ये बताइए, अब हम आते हैं फिर से बैक टू ग्रामर। जियोडाइवर्सिटी क्या मतलब हो जाएगा? देखिए सबको पता होगा, द वर्ड जियो मींस अर्थ, जियोलॉजी में आता है, जियोग्राफी में आता है, जियो साइंसेज में आता है और जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में आता है, हर जगह आता है। अच्छा प्लीज म्यूट कर लें, किसी का माइक अनम्यूट है तो वो नॉइज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें। जियोडाइवर्सिटी, अच्छा डाइवर्सिटी कहाँ देखते हैं? अक्सर करके हमने पढ़ा होगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का टिपिकल हिंदी मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? विविधता। ओके, विविधता। इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया डाइवर्स कंट्री है। तो अच्छा जरा ये बता दें, अगर मैंने ये लगा दिया जियो डाइवर्सिटी, तो इसका जल्दी से मतलब बता दीजिए आप। जियो का मतलब अर्थ हो गया, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, तो क्या मतलब हो जाएगा? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, यानी अगर ए ऑप्शन दिया हुआ है भौगोलिक, राइट, तो अगर दिया हुआ है कि बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, तो बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता, जैव विविधता, नॉट भौगोलिक विविधता, राइट? आर यू गेटिंग दिस? सिंपल किया क्या मैंने? कुछ भी नहीं किया, मैंने किया ये
कि किसी भी आपके दिमाग को मैं ट्रेन करना चाह रहा हूँ कि कोई भी वर्ड आपको दिखे ना, आपके दिमाग में एक साइकिल किक हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट जियो प्लस डाइवर्सिटी एंड द वर्ड जियो मीन्स अर्थ एंड डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. So geodiversity means nothing but the variety of geographical landforms present in India. Is it clear? And it is far different from the biodiversity. It is clear now? तो एक स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. जमाल जी आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लें. तो जो एक स्टूडेंट थे 30 में से एक पार्टिसिपेंट थे जिनका वो गलत हुआ कि जैव विविधता जिन्होंने कहा, वो गलत होने की संभावना यहाँ खत्म हो गई अगर आपका दिमाग ट्रेन हो गया ये बताने के लिए कि ये हम इसको स्प्लिट संधि विच्छेद करके देखेंगे. आगे पढ़ते हैं. अच्छा जरा ये बताइए, इन दोनों वर्ड्स को हटा दूं, इंडिया हैज अ जियोडाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे आसान भाषा में बता दीजिए. हम ऐसे ही करके इंग्लिश सीखेंगे, इनफैक्ट एग्जामिनेशन की ऐसे ही करके इंग्लिश हम सीखेंगे, पढ़ेंगे भी. जैसे ये जो शीट है, ये नाउन अंडर ग्रामर की जो शीट है, हम ये भी पूरी पढ़ेंगे. बट इन दिस क्लास आई जस्ट वांट टू क्लियर द अप्रोच. इसका क्या मतलब हुआ? इंडिया हैज अ जियोडाइवर्सिटी, क्या मतलब हुआ इसका? जल्दी से बता दीजिए. जस्ट अनम्यूट एंड टेल एंड देन म्यूट योरसेल्फ अगेन. Actually, India has a lot of diversity in each and each component of geographical, demographical. नहीं, सिंपल इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? भारत में भौगोलिक विविधता है, बस यही तो है. इंडिया हैज अ जियोडाइवर्सिटी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि भारत में भौगोलिक विविधता है. ओके. अब फिर मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया इंडिया हैज अ यूनिक जियोडाइवर्सिटी. अब देखिए इसी सेंटेंस में दो क्वेश्चन हो गए. एक तो क्वेश्चन हो गया आर्टिकल का ए, एक तो ये आ गया क्वेश्चन कि ए आएगा कि एन आएगा. ये हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे, बाकी ये सबको पता भी होगा, लेकिन बस यहाँ बात हो रही है तो मैं बताते हुए चल रहा हूँ. इंडिया हैज ए यूनिक जियोडाइवर्सिटी, एन यूनिक जियोडाइवर्सिटी, कई सारे ए आएगा सर, ए आएगा सर, ये आएगा. इंडिया हैज, एक तो क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया आर्टिकल पे. बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन हमें क्यों पढ़ना है, क्यों अवेयर होना है, ताकि वो जो दिमाग में सबकॉन्शियस है वो हम उसको थोड़ा सा दूर कर दें. इंडिया हैज अ, अच्छा इसका क्या मतलब हो गया? इंडिया हैज अ यूनिक जियोडाइवर्सिटी. जो पहले सेंटेंस था उसका था इंडिया हैज अ जियोडाइवर्सिटी. ठीक है, इंडिया में भौगोलिक जैव विविधता है, लेकिन एक वर्ड मैंने लगा दिया, एक वर्ड लगा दिया, क्या? अद्वितीय. आई मीन यूनिक. दिस वर्ड इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. दिस इज एन एडजेक्टिव. ये क्या कर रहा है कि जियोडाइवर्सिटी तो है, लेकिन कैसी यूनिक है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, ये कह रहा है सेंटेंस. तो बेसिकली क्या किया इसने? इट हैज एडेड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. कि नाउन है जियोडाइवर्सिटी, जियोडाइवर्सिटी एक नाउन है, उसमें एक और मीनिंग ऐड कर दिया. ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. कैसे क्वेश्चन आएंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई सारे एग्जाम हुए जिसमें उन्होंने अंडरलाइन किया, पूछा कि क्या है. और ये कोई नहीं कहेगा कि बहुत बड़ा सवाल है, नहीं. मैंने क्या बोला? उसी स्टूडेंट को छांटना है जो थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, बस. और ये कामयाब हो जाएगा ये क्वेश्चन उनको छांटने में जो थोड़ा सा अनकॉन्शियस है. अच्छा, फिर मैंने क्या किया? मैंने लगा दिया इंडिया हैज अ वेरी यूनिक जियोडाइवर्सिटी. अब मैंने क्या किया जरा बताएंगे? इस वर्ड लगाने से क्या हो गया? कोई बताएगा? सिर्फ वेरी लगा देने से क्या हो गया? निर्मला जी, छवि जी बताएं प्लीज. It has become very specific now. आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, बताएंगे क्या हुआ इससे? It has become very specific now. वेरी स्पेसिफिक. और अगर आसान करेंगे, और किसी छोटे से बच्चे को अगर समझाना हो, कैसे समझाएंगे और आसान शब्दों में? जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं और ज्यादा स्पेशल बना दिया सर, और ज्यादा इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दिया. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इंक्रीज. नहीं, देखिए अगर आपने ये बोला ना किसी बच्चे को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो क्या वो समझ पाएगा? डिग्री वो बोलेगा, पहले तो वो ये बोलेगा या बोलेगी वो बच्ची की डिग्री का क्या मतलब हुआ, यही तो बोलेगा ना. आप बिल्कुल और सिंप्लीफाई करिए इसको, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई सरलीकरण कर देंगे. added the word of quantity. एडेड द वर्ड ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, और बताएं. और कोई खास विशेषता, खास तो यूनिक हो. इसमें और कोई जल्दी से बताएं, फिर मैं बताता हूँ. क्वालिटी को और इंक्रीज किया है हमने. क्वालिटी को और इंक्रीज किया है, और यही है, ये एक वर्ड है. हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि देखो यूनिक तो है. उस बच्चे से बोलेंगे देखो इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी. ओके, वन थिंग, इंडिया हैज अ यूनिक डाइवर्सिटी. तो उसके दिमाग में एक और रिस्पॉन्स क्लिक करेगा कि हाँ यूनिक भी है. डाइवर्सिटी तो यूनिक का मतलब कहीं और नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा उस बच्चों को कि देखो कहीं और नहीं है, किसी और जगह नहीं है. ओके. तीसरी चीज क्या बोलेंगे? इंडिया हैज अ वेरी यूनिक डाइवर्सिटी. कि यूनिक तो है, और यूनिक की ही क्वांटिटी को क्या, जैसे कि आवाज तेज करते हैं ना, एक तो आवाज है,
फिर आपने तेज करने के लिए उसकी आवाज की ट्यूनिंग बढ़ा दी, एम्पलीफाई कर दिया, तो यही समझाएंगे कि इस वर्ड के लगने से ना यूनिक को भी एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया, यूनिक की मात्रा को बढ़ा दिया कि यूनिक तो है, मतलब कहीं और भी यूनिक होगी, ऐसा नहीं कि हर जगह। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा टीचिंग में, पेडागोजी में पढ़ा होगा, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। फिर आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में कि एवरी पर्सन इज यूनिक। उसी तरह पढ़ा होगा एवरी सब्जेक्ट इज यूनिक। इसी तरह एवरी कंट्री इज यूनिक इन इटसेल्फ। हर किसी के पास अपनी जियोडाइवर्सिटी। कंगारू हमारे यहाँ है क्या? कैंगारूज इंडिया में है क्या? बताइए। इम्पालास के अंदर नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में यूनिक है। ऐसा थोड़ी है कि अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका भी अपने आप में यूनिक होगा, वहां जिराफ्स होंगे, हमारे जिराफ तो है नहीं। इसीलिए अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि देखो सेपरेट करेंगे। इंडिया हैज अ वेरी यूनिक डाइवर्सिटी, कि सब तो है, जियो डाइवर्सिटी सबके यहाँ है, लेकिन अगर हमारे यहाँ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप, और अगर एक बायोस्फीयर रिजर्व में चले जाइए, तो इतने टाइप ऑफ बटरफ्लाईज हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। द मोस्ट आई मीन जो हॉटस्पॉट्स बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का, हमारे यहाँ बहुत कई सारे हैं, 7 या 8 इनफैक्ट कई सारे हैं हमारे यहाँ जो हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। इसलिए ये एग्जामिनर ने लिखा है, या जो एडिटर है उसने लिखा है, इंडिया इज अ वेरी यूनिक डाइवर्सिटी। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि हमने क्यों लगाया ये, और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आ गया कि 3 लाइन या 5 लाइन लिखना है आपको किसी टॉपिक पे, जो कि अक्सर करके जितने भी अच्छे एग्जाम्स हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव होते जा रहे हैं, अगर आ गया इंडिया के बारे में लिखने में, तो आप कंप्लीटली अवेयर हैं कि कहाँ एडजेक्टिव लगाना है, कहाँ एडवर्ब लगाना है और क्यों लगाना है। ठीक है, आपने इस वर्ड को क्या किया, अब अडॉप्ट कर लिया, रिफ्लेक्ट, आपने एब्जॉर्ब कर लिया इसको। अच्छा, आगे देखेंगे। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ कोई ये डाउट कि हम क्यों इस पे इतना डिटेल्स में जा रहे हैं या क्यों समझना चाह रहे हैं? एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, एनी एडिशन? एम आई ऑडिबल? यस सर। ये क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिकली इंग्लिश ग्रामर तो देख ही रहे हैं कि इसमें कौन सा वर्ड क्या है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से। आगे देखते हैं। अभी क्या कह रहा है? इंडिया हैज टॉल माउंटेन्स। अच्छा, जरा इसमें ये बता, अगर मैं टॉल हटा दूं तो क्या कुछ बात में कमी आ जाएगी? इंडिया हैज माउंटेन्स, लेकिन कैसे माउंटेन्स? यानी ये क्या है? एडजेक्टिव है। इंडिया में माउंटेन्स हैं, लेकिन कैसे हैं? टॉल है। अब जरा इसको देखो, ये भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है, माउंटेन्स भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है और ये पर्टिकुलर नाउन है, ये सबको पता होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन इंडिया में माउंटेन्स में, लेकिन कैसे? टॉल माउंटेन्स हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 नेपाल में है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं? टॉल माउंटेन्स। ओके, फिर आगे देखिए, वैलीज तो हैं, लेकिन कैसी वैलीज हैं? डीप वैलीज हैं। तो नाउ आर यू गेटिंग कि एडजेक्टिव क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं? इस पूरे पैराग्राफ को ना, जो वर्ड ब्यूटी दे रहे हैं ना, इसीलिए मैंने इसको कट करके लेके आया। बेसिकली न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसलिए कि इसमें पूरे एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव खत्म कर दें इसमें ना, कुछ नहीं बचता इस पैराग्राफ में। ऑल्दो अच्छा, एक चीज आप ये देखें, क्या कुछ कमी आएगी क्या? इंडिया हैज माउंटेन्स, वैलीज, लैंडफॉर्म्स, क्या कुछ कमी आ रही है? नहीं, कुछ भी कमी नहीं आ रही। पता है क्या हो रहा है? जैसे कोस्ट लाइन्स, स्प्रिंग्स, वोल्केनोज, सॉइल टाइप, इसको हटा देते हैं। क्या कुछ कमी आई क्या? बायोडाइवर्सिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही सर, वो यूनिकनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही। यूनिकनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही। और तीसरा ये देखो, मैं बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या करते हैं। तीसरा ये, ऐसे पढ़ने में ये नहीं लग रहा कि राइटर को बहुत ज्यादा नॉलेज है, नहीं लग रहा बिल्कुल भी फीलिंग। इसको पढ़ने में लग रहा है कि उसको है एलिमेंट्री नॉलेज है, उसको ये भी पता है माउंटेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, लैंडफॉर्म्स भी हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से आप पढ़िए, अगर ये 5 लाइनें लिखी आ जाए। लेकिन जैसे ही ये लिखा गया ना, जैसे ही ये लिखा गया, इंडिया हैज टॉल माउंटेन्स, डीप वैलीज, स्कल्प्टेड का मतलब होता है जैसे कि वो बनाते हैं ना पॉटरी, अपने हाथों से, जैसे किसी को मोल्ड किया गया हो। स्कल्प्टेड लैंडफॉर्म्स, लॉन्ग वाइंडिंग कोस्ट लाइन्स, hot mineral springs, active volcanoes, diverse soil types, mineralized areas, and globally important fossil bearing sites. अब आप देखिए, क्या दोनों बदल गए कि नहीं बदल गए? दोनों पैराग्राफ बदल गए कि नहीं बदल गए? तो दिस इज व्हाट आई मीन एडजेक्टिव्स डू। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें किसी भी लैंग्वेज को ना, हमें बिल्कुल उसको एब्जॉर्ब करके पढ़ना, कि जब हम पढ़ेंगे एक एक वर्ड क्लिक करेगा दिमाग में। ये बेसिकली पैराग्राफ ये फीलिंग दे रहा है कि जो राइटर है ना, वो बहुत इमेजिनेटिव है। उसके दिमाग में जब वो ये लिख रहा है, उसके दिमाग में, या जो लिख रही है, अगर कोई भी जो इस पैराग्राफ को लिख रही है, उसके दिमाग में पूरा क्लियर है कि इंडिया क्या है। इट इज आई मीन सिग्निफाइंग दिस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। ओके, कि वो क्या कर रहा है, एग्जाम जो रीडर है उसको बता दे रहा है कि जो राइटर है उसको सब पता है, और उसको बहुत ब्यूटीफुली पता है इंडिया की ब्यूटी। और कुछ नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव्स हैं इसमें। इंडिया माउंटेन्स, डीप वैलीज, स्कल्प्टेड मतलब जैसे कि बहुत खूबसूरत हाथों से बनाए गए, लॉन्ग वाइंडिंग,
अगर मैं लॉन्ग कर दूं, लॉन्ग में तब भी ठीक है। लॉन्ग वाइंडिंग कर दिया, मतलब वाइंडिंग का क्या यहाँ पे क्या मतलब है, कोई बताएगा? लॉन्ग वाइंडिंग कोसलाइंस क्या मतलब है? घुमावदार। घुमावदार। अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल घुमावदार है, मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प एजेस भी हैं कहीं। हॉट मिनरल, जिगजैग। जिगजैग चीज थोड़ी सी अलग हो गई, फिर तो जिगजैग लिखता। देखिए एक फिलोसोफर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कैंट ही वाज, मुझे नाम याद नहीं है, मैनुअल कांट थे या क्या। उनका कहना यह था, दुनिया में कभी भी दो शब्द पूर्णतः पर्यायवाची नहीं है, आई मीन कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर पूरी दुनिया में दो वर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की फीलिंग्स अलग अलग हैं। मैंने पहली क्लास में ही बताया था, एनवियस और जेलस। एक ये दिक्कत होती है, जैसे कि क्या दिक्कत है हम हिंदी भाषी लोगों के साथ, कि हम बेसिकली करते क्या है, हमारे दिमाग में अगर आप प्रोसेस देखेंगे ना, दो तरीके के प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं और फिर उसको समझ रहे हैं, यही तो हो रहा है ना। वी ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, राइट? वी आर नॉट जस्ट रीडिंग फर्स्ट हैंड, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं। इसमें पता है क्या धोखा होता है? इसमें ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, सबने देखी होगी, देखिए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की नहीं देखिए? नहीं देखिए। एक क्वेश्चन आया कैरिबियन, एक ये इंग्लिश का एग्जाम था, एक क्वेश्चन पूछा गया, कैरिबियन या कैरिबियन, इन दोनों में कौन सी सही है? सेकंड वन इज ठीक सर, सेकंड वन। और कोई बताएं? फर्स्ट वन है सर। देखिए ये क्यों गलत हो रहा है, हमारे दिमाग में कैरेक्टर, बट दिस इज कैरिबियन, सेकंड वन इज राइट एक्चुअली। ये क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अब लेकिन देखिए पता है हमारे साथ, हम लोगों के साथ क्या थोड़ी सी वो गलती हो गई, वो ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन इंग्लिश में तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है, लेकिन जब आप उसका हिंदी पोस्टर देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, समंदर के लुटेरे। अब वो उसने बात ही खत्म कर दी। इंग्लिश में तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, अगर हमने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन पढ़ा होता तो हमें पता चलता है वो कैरिबियन सी की बात हो रही है, कैरिबियन आइलैंड्स की बात हो रही है, लेकिन हिंदी में क्या आ गया, समंदर के लुटेरे। क्या दोनों में कोई भी समानता है? नहीं है सर, समानता नहीं है, वो पूरी फीलिंग ही खत्म कर दी, समंदर के लुटेरे। अब जैसे हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, गॉबलेट अलग चीज है और उसमें आग का प्याला, हिंदी में क्या कर दिया, आग का प्याला। अच्छा, तो ये तो हो गई एक मजाक की बात, लेकिन अगर आप देखिए एनवियस और जेलस का मतलब देखेंगे ना, एनवियस का इंग्लिश टू हिंदी करके देखिए आप, हिंदखोज एक डिक्शनरी है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एनवियस का मतलब भी होता है ईर्ष्या और जेलस का मतलब भी होगा ईर्ष्या, लेकिन इंग्लिश में दोनों बातें अलग हैं। 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी? नहीं देखी? यस सर। वाह मूवी तो देखी होगी, नहीं देखी विवाह शाहिद कपूर की? देखिए सर, विवाह मूवी देखिए सर, दोनों मूवी देखता हूँ, ठीक है। 3 इडियट्स से मैं दोबारा डिस्कशन लेके आऊंगा। 3 इडियट्स में 2 कैरेक्टर हैं, तो चतुर एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर है शबनम जोशी और आमिर खान। एक तो वो दिखाया कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो जो चतुर कैरेक्टर वो सबको डिस्ट्रैक्ट करता है, मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक डायलॉग है उसमें, वो क्या कहते हैं कि आपको दुख होता है जब आपका दोस्त फेल हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख कब होता है? कोई कंप्लीट करेगा सेंटेंस? जब वो टॉप करे, टॉप कर जाता है। तो ये जो 2 फीलिंग्स है ना, विवाह में भी ऐसा होता है कि वो जिस बच्ची की शादी करना चाहती है, वो उसकी अपनी बेटी की शादी नहीं होती, लेकिन जो दूसरी अडॉप्टेड डॉटर होती है उसकी शादी हो रही होती है। तो दैट लेडी इज नॉट जेलस, वो बेसिकली क्या है, वो एनवियस है। तो वो जो फ्रेंड्स का बिहेवियर है, वो कह रहे हैं कि दुख होता है आपका, 2 जब फेल हो जाए, और दुख होता है जब वो टॉप कर जाए, दे आर नॉट गेटिंग जेलस। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या चाह रहा है, दूसरे को नीचे करके खुद को अपना करना, ऊपर करना चाह रहा है, जो चतुर कैरेक्टर है। He was jealous and the second one was envious. अगर ये एक आ गया fill in the blanks में, जिसको हम लोग क्विज टेस्ट भी बोलते हैं, क्विज टेस्ट करके, इसके लिए कुछ है नहीं, वो fill in the blanks है। और अगर ये दोनों वर्ड आ गए, that I am envious of my brother और I am jealous of my brother, क्या होगा? Envious. इसलिए हमें फीलिंग समझनी ज्यादा जरूरी है कि किस फीलिंग में उस वर्ड को समझा जाए। अगर हम फीलिंग समझ गए ना, अब आज के बाद अगर ये एनवियस और जेलस आया ना, यू वुड बी एबल टू यूटिलाइज दिस वर्ड, यूज दिस वर्ड कहीं पर भी। तो ये है। सर मेरा क्वेश्चन है, सर प्लीज एक क्वेश्चन। एक ऐड आता था कि नोएडा, मतलब ओनिडा का एक ऐड आता था, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवाई करके बोला जाता था, वहां तो जेलस वाली फीलिंग जा रही थी। एनवी भी वही है। मैं आपका सेंटेंस एक्चुअली नहीं, पूरा सेंटेंस नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फीलिंग वही है। उस ऐड का स्लोगन टैगलाइन होती थी कि ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी, ऐसा करके बोला जाता था। प्राइड एंड सर, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। ओके ओके ओके, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। देखिए क्या कह रहा है, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी, नेबर्स OWNER, ऑनर। मतलब जो स्वामी है उसका तो अभिमान हो गया,
हिंदी में नहीं, बोले तो ये- स्वामी है उसका ये अभिमान, actual- पड़ोसी owner- के लिए ईर्ष्या। मालिक। मालिक, ओके वेट, ओनर्स प्राइड, हाँ ठीक कह रहा है ये सेंटेंस ठीक कह रहा है, आप ठीक बता रहे हैं। ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी, ठीक कह रहे हैं ये। इसमें क्या कह रहा है कि आप एक ऐसी चीज घर पे लेके आ गए, लेकिन आजकल तो है नेबर्स एनवी नहीं करेंगे, नेबर्स जेलस फील करेंगे, ओके। नेबर्स डू नॉट एनवी एनीमोर और रिलेटिव्स डू नॉट एनवी एनीमोर, दे आर जेलस ऑफ यू, ओके। सर एनवीएस में वो दूसरा वो चीज को पाना चाहता है, वो भी उस चीज को शायद वो ये हाँ एनवी में वही है, वो ये कह रहा है कि मैं क्यों नहीं हूँ वो भी इसकी जगह। चाहता है कि मैं मेरे पास भी हो ये चीज। लेकिन जेलस में क्या करेगा, अगर आप कार लेके आ गए तो अगले दिन वो अगर टायर निकलेगी पंचर। तुम्हारी भी खराब हो जाएगा, टायर पंक्चर कर देगा, इसके चाबी पास से भी जो नहीं है ना, होनी चाहिए, इसके पास चाबी भी से नहीं होनी चाहिए, स्क्रैच मारते हुए चला जाएगा आपके बोनेट पे, इसके ठीक है। पास भी नहीं होनी चाहिए, इसके दोनों पास के भी लिए नहीं। है। So this is envy and this is jealous. Owners pride and neighbors envy. तो this is a way, I mean, we will try to remember the words. हम क्या करेंगे, हम उन वर्ड्स का कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे। इससे होगा क्या कि हम वर्ड मीनिंग नहीं रटेंगे, हम एक्जैक्टली उन वर्ड्स को देखेंगे फिर समझेंगे। तो जैसे इसमें क्या, हॉट मिनरल स्प्रिंग्स, एक्टिव वोल्केनोज, डाइवर्स सॉइल टाइप्स हमारे पास हैं। सॉइल टाइप्स काली मिट्टी भी है, एलुवियल सॉइल भी है, ओके, और रेड सॉइल भी है। मिनरलाइज्ड एरियाज, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मिनरल है। एंड ग्लोबली इंपॉर्टेंट फॉसिल बियरिंग साइट्स, ग्लोबली इंपॉर्टेंट मतलब कि ऐसे जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, ग्लोबली जिसको हमें बचा कर रखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन, ऑल दिस लीड्स टू जियो डाइवर्सिटी। ये बेसिकली ये कह रहे हैं हमारे यहाँ कई सारी चीजें हैं जो कि जैसे लोनार लेक है मुंबई में, या लोनार लेक महाराष्ट्र में है, जो कि एक क्रेटर, एक एस्टेरॉइड के टकराने से बन गई थी। वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, हमारे यहाँ पर है। डायनासोर, जैसे कच्छ रीजन जो है गुजरात का, वहाँ डायनासोर के फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, वो फॉसिल्स हैं, सॉरी, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं होंगे, वो हमारा अपना जुरासिक पार्क वाला एरिया है। तो ये बेसिकली इसमें, लेकिन ये तो हो गई इसके पीछे की जनरल साइंस। लेकिन बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू कन्वे इज, इसमें जो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड व्हाई एडजेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट। अगर एडजेक्टिव्स नहीं होंगे तो ये सोल खींच लेंगे उस पूरे पैराग्राफ की। और कैसे करके हम वोकैबुलरी को अप्रोच करेंगे और कैसे करके ग्रामर को अप्रोच करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर क्लास। अच्छा, वैसे माई एम वॉज टू गो थ्रू दिस शीट इन टुडेज क्लास, बट बहुत सारे लोग आज की क्लास में नए थे, दैट इज व्हाई आई जस्ट आई मीन डेविएटेड फ्रॉम द डिसाइडेड टॉपिक। बट बेसिकली हमें करना क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, वी हैव टू, दिस इज आई मीन जस्ट होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं, सबको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन हमारी अप्रोच क्या है, उस अप्रोच से हम जरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा एब्स्ट्रैक्ट शब्द का क्या मतलब है? नो फीलिंग। अमूर्त। क्या anything that is not in concrete form. अमूर्त वर्ड होता है सर, देखिए पता है, जिसको आप फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। सारे लोगों का कर दिमाग, सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा। देखिए पता है, अभी ये सब आप लोग किस मोड में चले गए पता है, ग्रामर वाले मोड में। सबको पता है कि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो सारे लोग जो बता रहे हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, ग्रामेटिकल फॉर्म बता रहे हैं। लेकिन आपको याद है, आप सबने एनसीईआरटीज देखी होंगी, बुक देखी होंगी, पूरे चैप्टर के लास्ट में क्या लिखा रहता है? जिस्ट क्या होता है, कोई भी जैसे सर रिसर्च पेपर होता है ना, उसमें 4 लाइन में स्टार्टिंग में लिखा दैट इज आफ्टर शॉर्ट फॉर्म। राइट, दैट्स व्हाट एग्जांपल आई वाज गोइंग टू गिव यू। कहीं पर भी आपका थीसिस प्रेजेंट करना है तो, या कोई भी कॉन्फ्रेंस है, वो आपसे क्या कहेंगे, हमें आप 2 पेजेस का एब्स्ट्रैक्ट भेज दीजिए। और आप क्या करते हैं, आप अपनी पूरी थ्योरी का सारांश निकाल के 2 पेज में एब्स्ट्रैक्ट बना के भेज देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन अब आप अपने दिमाग को पहचानना शुरू करिए, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे थे तो आपने सबसे पहले मीनिंग क्या बताया, लेकिन एक्चुअल में जो एब्स्ट्रैक्ट का शाब्दिक मायना है ना, जो वर्ड का मीनिंग है, वो ये समथिंग स्मॉल। यही हमारी अप्रोच ही रहेगी किसी चीज को समझने के लिए। हम उसके पहले शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे, फिर शाब्दिक अर्थ से देखेंगे कि जब हम उसको इंग्लिश में लेके आए, अगर, क्योंकि जैसे इंग्लिश में बहुत सारे शब्द इंग्लिश के नहीं है, जैसे बायोलॉजी में या जो हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, ये इंग्लिश का शब्द नहीं है। बेसिकली डाइवर्सिटी इंग्लिश का शब्द है, लेकिन बायो इंग्लिश का शब्द नहीं है। बायो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, बायोस मीनिंग लाइफ। ये सबको पता होगा। इनफैक्ट जो भी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी साइंस की, बायोलॉजी जो क्लास 9th में शुरू होती है, उसमें लिखा रहता है बायोस मीनिंग लाइफ, ये ग्रीक शब्द है। तो सबसे पहले हम उसके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे कि यार ये शब्द आ कहां से रहा है। जब हम वो समझ गए तो हम उसके फीलिंग को समझ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का जो शाब्दिक अर्थ है, समथिंग स्मॉल ड्रॉन आउट ऑफ समथिंग बिग। किसी बड़ी चीज से हमने छोटी चीज एक्सट्रैक्ट कर ली। अगर आप इस फीलिंग को समझ गए, अब आप वो भूल जाइए कि एब्स्ट्रैक्ट का अमूर्त तो होता है, लेकिन जरा ये बताइए, अगर मदर शब्द से हमें कुछ ड्रॉ करना हो तो क्या बनेगा? मदरहुड।
मदर से हमने क्या निकाला, मदरहुड, मातृत्व। बेसिकली यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको कैसे करके लिखा जाता है, डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन पे आ जाइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन ये है कि वो शब्द या वो नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? या जैसे क्या आ जाएगा, फ्री, फ्री इज आई मीन एडजेक्टिव। हर फ्री से क्या बना, फ्रीडम। फ्री से क्या बना, आजादी। ठीक है, तो एक स्लोगन भी था, हम क्या चाहते, स्लोगन था ना ये, हम क्या चाहते हैं, आजादी। पुलिस पकड़ लेगी, मत कहिएगा, ठीक है। ये स्लोगन नहीं हुआ। तो फ्री से क्या बनेगा, फ्रीडम। आई मीन दिस इज व्हाट आई मीन बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दैट वर्ड। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज आपको इसी चीज को दिमाग में रखते हुए करनी है। जैसे बिटर, बिटर का क्या मतलब है, कड़वा। ये एडजेक्टिव है, कैसे एडजेक्टिव है, जरा इसको यूज करिए। दिस हैज गॉन बिटर, या दिस सिरप इज बिटर। तो उसके बारे में इट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो बिटर से क्या बनेगा, कोई जरा बता देगा जल्दी से। बिटरनेस, बिटरनेस हिंदी में क्या बोलेंगे, कड़वाहट, कड़वाहट। कड़वाहट। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है हमारी, ये बेसिकली शब्दों के ऊपर पकड़ बनाने के लिए, शब्दों का ग्रामर और उनका लिटरल मीनिंग पकड़ने के लिए। जैसे ये जस्ट, अब जरा जस्ट के क्या क्या मायने हैं, जस्ट का क्या मतलब है। एक तो जस्ट है वो जस्ट नाउ, अभी बाहर गए। एक तो जस्ट पॉलिटिकल साइंस में अपने सबने पढ़ा होगा, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में सबने पढ़ा होगा, सोशल साइंसेज में। जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल, हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जस्ट और फेयर। तो अगर उस जस्ट के बारे में देखें तो जस्ट से क्या बनेगा, जस्टिस। अच्छा, किसी ने कहा जस्टिफाई, वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कैसे वर्ब हो जाएगा, मैंने क्लास की शुरुआत में क्या बताया था, वर्ब क्यों होगा ये। जैसे ही मैंने आपको बोला जस्टिफाई, आपके दिमाग में एक एक्शन करने का भाव आ गया कि मुझे क्या करना है, जस्टिफाई करना है, इसको प्रूव करना है। तो दिस इज वर्ब। हालांकि इसमें एक रूल भी है कि किसी भी वर्ड के बाद में अगर FY लग जाएगा तो वर्ब बन जाएगा। जैसे सिंपल का क्या मतलब है, सिंपल का क्या मतलब है जरा बताएंगे। साधारण, साधारण एडजेक्टिव। और सिंपल से क्या बन गया, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का क्या मतलब हो गया, सरलीकरण। सरलीकरण करिए, आता है मैथमेटिक्स में, आपने सबने पढ़ा होगा। तो जो प्लस सिंप्लीफाई, इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई। अच्छा, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए। लेकिन इंग्लिश में खाली क्या बोल के चुप हो जाएंगे, सिंप्लीफाई। इंग्लिश में एक वर्ड में सब कुछ हो गया, मैंने बोला सिंप्लीफाई, आपको समझ में आ गया क्या करना है। लेकिन अगर मुझे हिंदी में बोलना है तो क्या बोलना है, सिंप्लीफाई करिए। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना, सरलीकरण कैन आल्सो गो, सरलीकरण कीजिए। लेकिन फिर सरलीकरण इज व्हाट, सिंप्लीफिकेशन। अगली स्टेज यही है, सिंप्लीफिकेशन। ये है नाउन। तो जो सरलीकरण है वो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करिए, दैट इज सिंप्लीफाई। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ऐसे देखिए जस्ट, तो कल की एक्सरसाइज में हम ये करेंगे, हम प्ले करेंगे वर्ड का। जैसे जस्ट तो हो गया, ठीक। जस्ट से क्या बना, जस्टिफाई। नाउन बनाइए इससे, जस्टिफाई का नाउन क्या हो जाएगा, Justification. जस्टिस विल बी नाउन सर। हाँ, जस्टिस विल बी नाउन। जस्टिफिकेशन क्या, स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन। जरा क्लियर से बताइए। एक्सक्यूज मी सर, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन। वर्ब होगा क्लैरिफाई, और एक और क्लैरिफिकेशन। Sir, clarity is not. क्लैरिटी क्या होगा, Clarity. Clarity is an adjective. Clarity is an adjective. Okay. Clarity. की बहुत ही clarity है इसके आंसर में, बहुत ही clarity है. Okay. I have exceeded so much time, right? 20 minutes, I guess. So I would say goodbye and. Sir, do we have a class tomorrow also? Yeah, there may be a class tomorrow. Can we get the link little bit earlier, sir? Yes, I would request management so as to provide you all link on time.